जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। जैसा कि हमने पार्ट 2 में न्यायिक सक्रियता के कई पड़ावों पर चर्चा की थी, न्यायिक सक्रियता का तीसरा पड़ाव न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जा सकता है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा, जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुआ। यह शब्दावली पहली बार 1947 में आर्थर शेल्सिंगर जूनियर, जो कि एक अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षक थे, उनके द्वारा प्रयोग किया गया। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत वर्ष 1970 के डेकेड में आया और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी तथा न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। जुडिशियल एक्टिविज्म का अभिप्राय है नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाना। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा सरकार के दो अंगों यानी विधानमंडल और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना। न्यायिक सक्रियता को हम न्यायिक गतिशीलता भी कह सकते हैं। यह न्यायिक संयम के बिल्कुल विपरीत है, जिसका मतलब है कि न्यायपालिका द्वारा आत्मनियंत्रण बनाए रखना। अमेरिका में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम ये दो वैकल्पिक न्याय दर्शन हैं। न्यायिक संयम के पैरोकार समर्थक यह मानते हैं कि न्यायाधीश की भूमिका लिमिटेड, सीमित होनी चाहिए और उसका काम केवल इतना है कि कानून क्या है, कानून बनाने का काम उन्हें विधानमंडल और कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा न्यायाधीशों को किसी भी स्थिति में अपने निजी राजनीतिक मूल्यों और नीतिगत एजेंडे को अपने जुडिशियल आइडियाज पर हावी नहीं होने देना चाहिए। न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका का वह चलन है जिसमें वह व्यक्तिगत अधिकारों को ऐसे डिसीजंस के द्वारा प्रोटेक्ट और एक्सपेंड करता है जो कि पूर्व नियमों और परिपाटियों से अलग होते हैं। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा के साथ निकटता के साथ जुड़ी हुई है। यह सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता ही है जिसके कारण आज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की संख्या देश में बहुत बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आज न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है और न्यायिक सक्रियता का ही सबसे लोकप्रिय स्वरूप भी है। आपातकाल के पश्चात न्यायपालिका के चरित्र को सुधारने में, जुडिशियल प्रोसेस को और अधिक इजी और पार्टिसिपेटरी बनाने में, मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा में, राज्य की निरंकुश कार्यवाहियों को रोकने में और शासन में बढ़ते भ्रष्टाचार और सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार में अभूतपूर्व विस्तार करना पड़ा, जिसके कारण न केवल न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई बल्कि उसकी सक्रियता भी बहुत बढ़ गई है। भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जुडिशियल एक्टिविज्म के एक्सपेंशन को, जुडिशियल एक्टिविज्म के डेवलपमेंट को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की 3 अभिव्यक्तियों को यानी जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की विस्तृत व्याख्या करके जनता को अमेरिका में प्रचलित न्याय की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी प्रदान करने का प्रयास किया है। न्यायालय ने जीवन के अधिकार की उदार व्याख्या करके अनेक मानव अधिकारों को आधार प्रदान किया, जैसे गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जिस पर अभी हाल ही में डिस्कशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अधीन, राइट टू डेवलपमेंट, विकास का अधिकार, लैंगिक न्याय का अधिकार, जेंडर जस्टिस, जल, जंगल और स्वच्छ वायु का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार, भोजन और कपड़े का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अभी हाल ही में निजता के अधिकार के साथ साथ समलैंगिकों के संबंधों को भी
ट्रांसजेंडर्स और एलजीबीटी के राइट्स को भी गैर कानूनी घोषित किया गया। वहीं उभयलिंग यानी थर्ड जेंडर कम्युनिटी को भी सामाजिक आर्थिक अधिकार हेतु केंद्र सरकार को निर्देश देना इत्यादि शामिल है। दूसरी तरफ न्यायपालिका ने जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कैदियों के अधिकारों पर विचार विमर्श किया, विशेष रूप से चार्ल्स शोभराज और सुनील बत्रा के केस में, तो वहीं महिलाओं के अधिकारों को भी इसमें कई बार सम्मिलित किया गया। विशेषकर नीरा माथुर बनाम एलआईसी के केस में 1992 में निजी क्षेत्र में उस वक्त हुआ यह था कि निजी क्षेत्रों में जब एप्लीकेशंस मांगी जाती थी तो वुमेन से उनकी प्रेगनेंसी को लेकर के और उनके पीरियड्स को लेकर के कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी न्यायिक सक्रियता का परिचय देते हुए कहा कि किसी भी महिला से इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाना गैर कानूनी है, इसलिए महिला के साथ इस प्रकार के प्रश्नों को पूछकर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती के केस में बलात्कार को मानव अधिकारों का हनन घोषित किया गया। और अभी हाल ही में आप याद कीजिएगा, सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के प्रतिबंध को लेकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। हालांकि इस पर केरल सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है जो अभी लंबित है। इसके उपरांत हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में इस बात की भी समीक्षा की गई कि क्या मृत्यु दंड दिया जाना, किसी व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना संवैधानिक रूप से वैध है? क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में गोपनीयता का अधिकार भी निहित है? ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न कि क्या भाषण की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार भी निहित है? ये सभी प्रश्न न्यायिक सक्रियता की न्याय संगत आज चिंता बन चुके हैं, क्योंकि इस संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के संदर्भ में स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार कैदियों के साथ ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार किया जाना, शीघ्र अतिशीघ्र उनके मामलों पर सुनवाई करना, आरोपी अपराधी को कानूनी सहायता आदि उपलब्ध कराना भी अनुच्छेद 21 और 22 में दिए गए हैं। यदि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में न्यायालय ने अनेक कारगर कदम उठाए हैं, विशेषकर 1995 और 96 में आपको याद होगा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया गया। इस वक्त प्रसिद्ध वकील एमसी मेहता की अपील पर न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि जूता और ढलाई उद्योग से आगरा का पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसलिए इन उद्योगों को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। आज दिल्ली में, विशेषकर दिल्ली के अंदर, सभी व्यावसायिक वाहनों को सीएनजी पर चलाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार ताजमहल के आसपास फैले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और ऐतिहासिक इमारत के अस्तित्व के खतरे को भांपते हुए भी 1995 में न्यायालय ने 508 औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण करने का आदेश दिया। और आज दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव की वजह से डीजल वाली गाड़ियों को कमर्शियल गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है और सीएनजी आज एक अनिवार्य कर दी गई है दिल्ली के अंदर। इसके उपरांत भ्रष्टाचार के खुलासों के मामले में भी आज न्यायिक सक्रियता बहुत बड़ी है। न्यायालय ने 1996 में सतीश शर्मा के मामले में, जो कि उस वक्त तत्कालीन समय में पूर्व पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, सतीश शर्मा पर पेट्रोल पंपों के अवैध और निरंकुश आवंटन के लिए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और इसका आवंटन भी रद्द कर दिया गया। जो उस समय पेट्रोल पंपों का आवंटन किया गया था वो भी आवंटन रद्द कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार शिवसागर तिवारी बनाम केंद्र सरकार के मामले में, जो कि 1996 का मामला था, पूर्व शहरी विकास मंत्री शीला कौल पर सरकारी आवासों के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और कोर्ट द्वारा उन पर 60 लाख रुपए का कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के रूप में कोर्ट में जमा करने के लिए कहा गया। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैंकों का पैसा हड़पने के मामले में नीरव मोदी, विजय माल्या इत्यादि अनेक लोगों को आज भगोड़ा घोषित करते हुए सरकार को
इन्हें देश में वापस लाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त ही देश के बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स को जनता के साथ किए गए धोखे की वजह से कठोरता के साथ दंड भी दिया गया है। आज न्यायिक सक्रियता इस हद तक बढ़ चुकी है कि न्यायपालिका ने राष्ट्रपति की कार्यवाही को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में ले लिया है। पिछले 2 दशकों में न्यायालय को लगा कि राष्ट्रपति की वह शक्ति जिसके द्वारा वह किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है और उसकी सजा को बदलकर मृत्युदंड स्थगित कर सकता है, इसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसी प्रकार राजस्थान बनाम केंद्र सरकार के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति की आत्मसंतुष्टि पर निर्भर है और न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। परंतु यदि राष्ट्रपति की संतुष्टि असंगत है, गलत आधारों पर है, अप्रासंगिक विचार पर आधारित और दुर्भावनापूर्ण है, तो न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। आज न्यायिक सक्रियता पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में, जनहित याचिकाओं के रूप में आज बहुत विस्तृत हो चुकी है और इस पर आप लोगों से एक शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है या न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में कभी कभार जनहित याचिका को जोड़कर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इस पर भी एक अलग से नजर करना बहुत आवश्यक है। देखिए, मानव स्वतंत्रता और शासन के कानूनी सिद्धांत के साथ ही सरकार के अन्य अंगों को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट ने अपनी कार्यप्रणाली को स्वतंत्रता व छूट प्रदान की है, जिससे सामान्य लोगों के लिए न्यायालय तक पहुंच बहुत सरल हो जाए, सुगम हो जाए। न्यायिक प्रक्रिया में उस आम व्यक्ति को भी सहभागिता मिल सके। इस उन्मुक्त कार्यविधि के फलस्वरूप जनहित याचिका को स्थान मिला। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुई। अमेरिका में इसे प्रतिनिधित्व विहीन समूहों और हितों को कानूनी और वैधानिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के रूप में स्थापित किया गया। भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है, जिसकी शुरुआत 1989 के डेकेड के मध्य में हुई थी। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा के मुख्य प्रवर्तक रहे हैं। जनहित याचिका को सोशल एक्शन लिटिगेशन यानी सामाजिक क्रिया याचिका और सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन सामाजिक हित याचिका और क्लास एक्शन लिटिगेशन यानी वर्गीय क्रिया याचिका के रूप में भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने PIL को कई बार परिभाषित किया है और इस संदर्भ में प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने कहा है कि सामाजिक क्रिया याचिका, सोशल एक्शन लिटिगेशन या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में लोकतांत्रिकरण का सूचक है। इससे लोकतंत्र की अभिवृद्धि हुई है, लोकतंत्र का विकास हुआ है और एक नए प्रकार के तथ्यान्वेषण की मांग करता है। यह नए मौलिक अधिकारों के उच्चारण का अधिकार प्रदान करता है और साथ ही अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में क्षतिपूर्ति का अधिकार भी प्रदान करता है तथा सरकारी संस्थाओं पर निरंतर नए प्रकार के न्याय निरीक्षण का अधिकार भी प्रदान करता है। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी का कहना है कि जनहित याचिका का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संविधान के भाग 3 में स्थापित उदारवादी अधिकार यानी मौलिक अधिकार मॉडल को लोक अधिकार मॉडल में परिवर्तित करना रहा है। यदि जनहित याचिकाओं की हम विशेषताओं पर गौर करें तो सबसे पहली विशेषता यह कहा जा सकती है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू कानूनी सहायता दिया जाना का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब जनता का न्याय सुलभ बन सके। यदि दूसरी विशेषता की बात करें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक डिफरेंट टाइप का केस है। सामान्य पारस्परिक वाद में जब दो याचिकाकर्ताओं पक्षों के बीच यानी दो पक्षों के बीच किसी बात पर विवाद होता है, जबकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जनता के व्यापक कल्याण, गरीब और हाशिए पर बैठे व्यक्ति की भलाई के लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसके स्वयं का हित उस PIL से ना जुड़ा हो, वह न्यायालय में नेशनल इंटरेस्ट
और पब्लिक इंटरेस्ट में पीआईएल डाल सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका की तीसरी मांग है कि उन लोगों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की देखी नहीं की जानी चाहिए जिनकी संख्या बहुत बड़ी है और जो गरीब है, अशिक्षित है और सामाजिक व आर्थिक रूप से साधनहीन है। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अनिवार्य रूप से एक सहकारी प्रयास है। याचिकाकर्ता राज्य या सार्वजनिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी तथा न्यायालय की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए कानूनी अधिकारों, सुविधाओं और विशेष अधिकारों को उपलब्ध कराया जाए और उन्हें सामाजिक न्याय सुलभ कराया जाए। इसके अतिरिक्त पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में न्यायालय की भूमिका और उसकी पारंपरिक कार्यवाहियों की तुलना में यह अधिक मुखर होती है, ज्यादा एग्रेसिव होती है। जनता के प्रति कर्तव्यों को बाध्य करने के लिए सामाजिक, सामूहिक और व्यापक अधिकारों और हितों और जनहित को बढ़ावा देने में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारतीय न्यायपालिका ने आज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने एक व्यापक रूप धारण कर लिया है। न्यायिक समीक्षा से आरंभ होकर न्यायिक सक्रियता की ओर राष्ट्रहित और जनहित की तरफ बढ़ने की वजह से भारतीय न्यायपालिका ने आज अपने में जनता के विश्वास को अभी भी बनाया हुआ है। संविधान के संरक्षक और इसकी व्याख्या में मुख्य भूमिका ने भी भारतीय न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधानमंडल से एक अलग रिस्पेक्ट दिलाई है। निश्चित ही भारतीय न्यायपालिका ने देश की न्याय प्रणाली में जनहित, राष्ट्रहित में अपनी निर्णायक भूमिका का परिचय देते हुए प्रक्रियात्मक न्याय के साथ साथ तात्विक न्याय, प्रोसीजरल जस्टिस के साथ साथ सब्सटेंटिव जस्टिस का समावेश भी किया है। आज हम भारतीय न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा और इसके उपरांत न्यायिक सक्रियता का अवलोकन करते हुए कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका ने उन लोगों के हितों में, विशेषकर जो अशिक्षित है, गरीब है, बहुसंख्या में बहुत ज्यादा है और हाशिए का जीवन जी रहे हैं, उन लोगों के कल्याण और बेहतर जीवन जीने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लोगों के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि वो इन लोगों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए नीतियां और नियम बनाए। इसके साथ ही आपने देखा होगा जब ये कोविड-19 पेंडेमिक शुरू हुआ पूरे वर्ल्ड में, विशेषकर जब भारत में लॉकडाउन की स्थिति आई, तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कॉग्निजेंस लेते हुए, स्वयं संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को कहा कि कोरोना वायरस की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाएगा उसका पूरा खर्चा भारत सरकार वहन करेगी। परंतु अगले ही दिन अपने दिए हुए निर्णय का मूल्यांकन करते हुए दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वर्ग जो कोरोना का टेस्ट बियर कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त वो सभी लोग जो समाज के गरीब और कमजोर वर्ग हैं, उन सभी लोगों के लिए इस टेस्ट के खर्चे की जिम्मेवारी केंद्र सरकार द्वारा उठाई जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू बल्कि स्वयं भी समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी भी सूचना के माध्यम से स्वयं भी किसी मामले का संज्ञान लेते हुए उसमें पहल की है, जो कि वास्तव में एक सराहनीय कदम है।